नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे खबरें विस्तार से। और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे का पहला दिन था और पीएम ने पहले दिन जांजगीर चांपा में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जांजगीर चांपा के लोगों का जोश और जुनून जीवन भर नहीं भूलेंगे। रामनामी समाज के लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और पीएम के दौरे की खास बात ये थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से कुछ अलग वादे भी किए। मोदी की सबसे बड़ी गारंटी, आपके बच्चों को बर्बादी से बचाने वाली गारंटी, मोदी की लाल आतंक खत्म करने वाली गारंटी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने जांजगीर चांपा में सभा में अब तक की सबसे बड़ी गारंटी दी। उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का वादा किया। और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। मैं उन हर माता को आश्वासन देता हूं कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदी न बन जाए। इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ पर के रखूंगा। मोदी का यह बयान तब सामने आया जब कांकेर में एक साथ 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। मोदी ने राजस्थान में मंगलसूत्र लूटने का आरोप लगाया तो छत्तीसगढ़ में सरकारी पैसे लूटने का आरोप लगाया। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई। पीएम मोदी की हर रैली का रंग अलग होता है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी रामनामी समुदाय के लोगों के बीच बैठे नजर आए। उन्होंने मंच से कहा कि रामनामी समुदाय ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर कब बनेगा। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन, श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी मंदिर या सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं उठाते, बल्कि उनको जब मौका मिलता है वो लोगों से बात भी करते हैं। इस रैली में जब पीएम को हाथ में तस्वीर लिए एक लड़की दिखी तो उन्होंने तुरंत ही उससे बात करना शुरू कर दिया। बेटी, आप कब से ये फोटो लेके खड़ी हो, थक जाओगी। क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीजी के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। जिस जांजगीर चांपा में पीएम मोदी पहुंचे वहां का राजनीतिक समीकरण भी समझिए। बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को टिकट दिया। कांग्रेस से शिव कुमार डहरिया उम्मीदवार हैं। जांजगीर चांपा में 8 विधानसभा हैं। सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। एससी वर्ग के मतदाताओं की संख्या 25% है। एसटी वोटर 11.6% हैं। पिछड़ा वर्ग के मतदाता 42% से अधिक हैं।
सभी विधानसभा सीट हारने के बाद भी पिछले 20 सालों से जांजगीर चांपा की सीट बीजेपी के हाथों में है। इस बार मोदी मैजिक है तो बीजेपी चाहती है कि वो छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद 4 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और अब वो 24 अप्रैल को सागर, हरदा और भोपाल में चुनावी प्रचार करेंगे। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा और इस रोड शो के क्या मायने हैं और सागर और हरदा में जनसभा से किस वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इस कहावत का प्रमाण इस बात से मिलता है कि 24 और 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी लगातार 2 दिन मध्य प्रदेश को देंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पीएम मोदी 4 बार एमपी आ चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब 24 अप्रैल को सागर, बैतूल और भोपाल में चुनावी हुंकार भरेंगे और फिर 25 अप्रैल को मुरैना जाएंगे। 24 अप्रैल को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में जनसभा करेंगे, 3 बजे बैतूल में जनसभा करेंगे और फिर 7:30 बजे भोपाल में उनका रोड शो होगा। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो के जरिए वोट की अपील करेंगे। रोड शो 1 किलोमीटर का होगा, जो कहां से गुजरेगा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पीएम मोदी का रोड शो पुरानी विधानसभा के सामने से शुरू होगा और रोशनपुरा चौराहे से होते हुए एपेक्स बैंक पॉइंट के सामने खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में होने वाले इस रोड शो को लेकर बीजेपी के साथ प्रशासन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित 30 आईपीएस अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा की 3 लेयर व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में एसपीजी के कमांडो तैनात रहेंगे। बाहर के घेरे में स्थानीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के काफिले के आगे जैमर लगाए जाएंगे। रोड शो के रूट की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो की रूट तक करीब 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे और पीएम मोदी के स्वागत में करीब 200 से ज्यादा मंच सजाए गए हैं। इसलिए हमने कहा भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं। भोपाल में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर और हरदा में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4थी बार सागर की धरती पर प्रचार करते दिखेंगे। दरअसल इस सीट पर बीजेपी ने महिला प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े को टिकट दिया है और वे पहली बार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बीजेपी का उन सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के अनुसूचित वर्ग में बहुजन समाज पार्टी का खासा प्रभाव है, लिहाजा अब बीजेपी इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटी है। तो भोपाल में बुधवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरा रूट भगवामय नजर आ रहा है और तैयारियों का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने। देखिए, इस समय हम उसी जगह पर हैं जहां से मोदी का रोड शो शुरू होगा और ये पूर्वाभ्यास, ये अंतिम तौर पर पूर्वाभ्यास है जिसमें मोदी का सबसे आगे वाहन रहेगा। इसमें डमी कैंडिडेट ऊपर खड़े रहेंगे, साथ ही इसके पीछे वो तमाम वाहन रहने वाले हैं जो मोदी के रोड शो में भी शामिल रहेंगे। आज इसका अंतिम तौर पर जो पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कल जब इस रूट से वास्तव में मोदी गुजरेंगे तो क्या कोई परेशानी रहने वाली है, क्या कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी कि जो ऐन वक्त पर जो है परेशान करे। जो है इस तरफ पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। राजभवन का जो ये साइड है, भगवा रंग का जो आप देख रहे हैं, ये पट्टी लगी हुई है, पूरा भगवामय माहौल है। आप वो ध्वज भी दिखाइए, भाजपा के झंडे भी दिखाइए जो यहाँ से लेकर अपेक्स बैंक तक जगह जगह टंगे हुए हैं। भगवा रंग के जो ये जो कहना चाहिए कपड़ा लपेटा गया ताकि पूरा भगवामय, जैसा कि आज सुबह डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि
मोदी के इस यात्रा को भगवामय किया जाएगा, उस रूट को भगवामय किया जाएगा। और यहाँ पर 200 मंच लगभग जो है दोनों तरफ, देखिए तैयारी चल रही है, उसको भी हम दिखाएंगे। दीपक दिखाइए कि ये जो इसी तरह के 200 मंच रहने वाले हैं। ये आपने देखा किस तरह से एक रोड शो का पूर्वाभ्यास किया गया। समय मेंटेन करना है, टाइमिंग मेंटेन करनी है, उसकी कोशिश है। इसके साथ साथ में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो कल जब मोदी रहेंगे, वो है। इसके अलावा समाजों के जो मंच हैं उनमें जो लोग रहने वाले वो भी मोदी के ऊपर जो अपना प्यार, लाड, दुलार फूलों के रूप में बरसाएंगे, वो भी विधिवत हो जाए। यही कोशिश है प्रशासन की और यही जो है हमने भी देखा यहाँ पर। कैमरा पर्सन दीपक के साथ श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़। तो मोदी जब रोड शो करने भोपाल पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। क्या हिंदू महिलाओं के गले का मंगलसूत्र इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी धुआंधार रैलियों में अब ये बात बार बार उठा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो आपने कितना कमाया है इसकी जांच करेगी, सोने चांदी का हिसाब मांगेगी और महिलाओं के गले का मंगलसूत्र भी छिन जाएगा। ये बात वो कांग्रेस के घोषणा पत्र और राहुल गांधी के पुराने बयान के हवाले से कह रहे हैं। और मोदी के इस हमले से कांग्रेस हैरान तो जनता चिंतित है। क्या मंगलसूत्र का मुद्दा बीजेपी का मंगल करेगा? ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मंगलसूत्र कनेक्शन, मोदी ने क्यों लगाया सोना लूटने का आरोप, राहुल के बयानों में छुपी मंगलसूत्र की कहानी, आखिर कहां मात खा गए राहुल गांधी, मंगलसूत्र छिन जाएगा सच या कहानी। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस आई तो महिलाओं से उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मोदी ने ये बयान क्यों दिया था, उसका एक कारण हमने आपको 22 अप्रैल को दी एडिटर शो में बताया। शो में हमने आपको बताया था कि 18 साल पहले पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना की 52वीं बैठक को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एसटी/एससी के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। मगर आज हम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले बयान का बड़ा कारण आपको बताएंगे। आपको बताएंगे क्यों मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। मोदी ने जो ये सब कहा उसको राहुल गांधी के भाषण से समझना होगा। मोदी ने मंगलसूत्र हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी छीनने का मुद्दा राहुल गांधी के भाषण से उठाया है। दरअसल कांग्रेस ने 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी किया। देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का वादा किया। एसटी/एससी का आरक्षण 50% बढ़ाना, अल्पसंख्यकों की नई क्षेत्रों में हिस्सेदारी बढ़ाना। इस घोषणा पत्र के अगले ही दिन राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे। 6 अप्रैल को उन्होंने मंच से वो कहा जिससे मंगलसूत्र का मुद्दा बना। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है
वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। राहुल गांधी खुद ही बोल रहे हैं कि जाति का समीकरण लगाएंगे, किसके पास कितना धन है वो पता लगाएंगे और फिर क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। इस बात पर ही मोदी खुलकर कांग्रेस को संपत्ति लूटने वाला बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस मंगलसूत्र वाले बयान पर उल्टा ही बीजेपी पर हमलावर हो रही है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा वचन पत्र ठीक से पढ़ लें, पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर हमारे पास आएँ और ये पूछें कि कहाँ यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण या कहाँ यहाँ भेदभाव की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है। पूरा वचन पत्र पढ़ा ही नहीं और बेकार में एक विभाजनकारी परसेप्शन बना के एक नैरेटिव सेट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस खुद इस तरह के मुद्दे बीजेपी को देती है। अब जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया जिसमें वैसे क्लियर कट कोई मुसलमान या अल्पसंख्यक जैसी बात नहीं है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो है, उसका विश्लेषण बीजेपी ने अपने लिहाज से किया और उसमें उन्होंने जोड़ दिया जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो एक बयान था जो 2006 में आया था, जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसको लेकर। और बीजेपी ये जानती है कि इन दो मुद्दों पर जब कांग्रेस को बीजेपी घेरती है तो कांग्रेस बहुत ठीक ठाक इसका जवाब नहीं दे पाती और डिफेंसिव हो जाती है। तो एक बार फिर उसने इस घोषणा पत्र के जरिए उसको डिफेंसिव करने की कोशिश की है। कांग्रेस पर पीएम मोदी क्यों आरोप लगाते हैं, उसका कारण कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड भी है। दरअसल आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुसलमानों को खास रिजर्वेशन देने की कोशिश की। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार प्रयास किया। हर बार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर ब्रेक लगाया। कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने की कोशिश की। 14 दिसंबर 2005 आंध्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की। 3 जुलाई 2007 आंध्र प्रदेश पिछड़ा आयोग ने मुसलमानों के 4% आरक्षण की सिफारिश की। 5 जून 2013 यूपीए सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान ने कहा कि यूपीए 4.5% मुस्लिम कोटा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी पीएम मोदी के बयान में सब कुछ यूं ही नहीं रहता, बल्कि वो जो बोलते हैं उसका कारण खुद कांग्रेसियों के अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं। और लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में बयानबाजी भी खूब हो रही है। चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने साल 2020 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के तार काट दिए हैं। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस से तोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन सिंधिया ने ये सब क्यों किया, उसका जवाब भी जनता को दे दिया। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तार ही काट दिया। कांग्रेस के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, सिंधिया ने कहा वो उन्होंने देखा है। कांग्रेस की कीचड़ से प्रदेश तब तक निकल पाया जब कमल का फूल आया है। अरे मैंने अंदर से उनको देखा है जैसे वे अपने आप को भी नहीं जानते मेरे भाइयों। 17 साल मैंने भी भुगता है, कर दिया था मध्य प्रदेश का बंटाधार। ये कमल का फूल ही आया जिसने मध्य प्रदेश को उभार के लाया है। कांग्रेस के दलदल और कीचड़ से उभारने का काम कमल के फूल ने किया है मेरे भाइयों। सिंधिया ने कांग्रेस पर देश को नीलाम करने का आरोप और झूठ बोलने वाली पार्टी भी बताया। देश को नीलाम कर दिया,
काले कोयले का भी घोटाला। पुराना कहावत है कि झूठ बोले। इन बयानों पर कभी सिंधिया के साथ ही रहे जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। मैं सोचता हूं कि उनको बताना पड़ेगा कि क्यों कुपोषित है शिवपुर गुना, वहाँ के बच्चे, मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा क्यों है, वहाँ चीतों के लिए व्यवस्था हो गई पर इंसानों के लिए क्यों नहीं पानी पीने का, क्या कारण है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, इसका उत्तर देना चाहिए। इधर उधर की बात करने से क्या हुआ, आप इतने साल से वहाँ सांसद थे, क्या कारण है कि केपी यादव को हटा के आप राज्यसभा के मेंबर थे, मंत्री थे, सांसद राज्यसभा का या लोकसभा का एक जैसा होता है, आपने राज्यसभा के सांसद होने के बाद लोकसभा के उसी परिवार के व्यक्ति का टिकट कटवा दिया और आप अपने हठधर्मिता के कारण आपने कांग्रेस को भी के साथ जो छल किया। अब रुख करेंगे अगली खबर का और मंगलवार का दिन पतंजलि के लिए मुश्किलों भरा रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के वकील को फटकार लगाते हुए उनसे पूछा कि उन्होंने कोर्ट के कहने पर जो माफीनामा न्यूज़पेपर में छापा है उसका साइज क्या है। दरअसल पतंजलि की ओर से एक छोटा माफीनामा न्यूज़पेपरों में प्रकाशित करवाया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितना बड़ा विज्ञापन प्रोडक्ट्स के लिए छपवाते हैं उतना ही बड़ा माफीनामा के लिए भी छपवाया जाए। मंगलवार का दिन पतंजलि के लिए मुश्किलों भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि को फटकार लगाई। दरअसल पतंजलि की ओर से वकील मुकुल रोहितगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसको 67 अखबारों में पब्लिश करवाया है, जिस पर जस्टिस हिमा कोहली ने सवाल किया। जस्टिस हिमा कोहली ने क्या कहा, आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था, कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें, उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर ना हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया है कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। अब तक क्या क्या हुआ। 16 अप्रैल पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। बाबा रामदेव बोले काम के उत्साह में ऐसा हो गया। 10 अप्रैल रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज हुआ। कोर्ट ने कहा जानबूझकर आदेश की अवमानना की। 2 अप्रैल रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कोर्ट से कहा सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी। 19 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामदेव हाजिर हो, रामदेव पर अवमानना का केस क्यों न लगे। 27 फरवरी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नोटिस, बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगी। पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को कुछ न्यूज़पेपर्स में माफीनामा प्रकाशित किया है। इसमें कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने हलफनामा पेश किया, उसके बाद हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम इसके लिए माफी मांगते हैं, भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि पतंजलि उतना ही बड़ा माफीनामा छपवाए जितना बड़ा वो विज्ञापन छपवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब रुख करेंगे अगली खबर का और मंगलवार को हनुमान जयंती के मौके पर अलग अलग मंदिरों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई और भक्त वहां श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते नजर आए। सभी देश के सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी थी और वहां सभी लोग पूजा अर्चना करते नजर आए और कई जगह पर लंगर का भी आयोजन किया गया था। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थस्थल लाहौर के रावतपुरा देवस्थानम में भी भव्य तरीके से श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। संत श्री रावतपुरा सरकार महाराज के सानिध्य में हजारों की संख्या में भक्तों ने हनुमान जी की आराधना की। महाराज जी के सानिध्य में सुबह 4 बजे से हनुमान जी का दुग्ध धारा अभिषेक किया गया। इसके बाद श्री हनुमत सहस्त्रचारण और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और इसके बाद शाम को मां राजराजेश्वरी लक्ष्यार्चन हुआ। श्री रावतपुरा धाम में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और आपको बता दें कि धाम के प्रति लोगों की गहरी आस्था है, जहां हर पर्व पर पूरे देश से श्रद्धालु श्री रावतपुरा सरकार
का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। और हनुमान जयंती के मौके पर भी यहाँ पर भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया और लोग यहाँ पहुंचे थे। हजारों की संख्या में भक्तों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की, आरती में भाग लिया और सुबह 4 बजे से ही पूजा की शुरुआत हो गई थी। दुग्ध धारा अभिषेक किया गया और उसके बाद हनुमत सहस्त्रचारण और सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया। ओम विश्वंभराय नमः। ओम ओम बाणिमान राजदे